दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लखन इंस्पायर्ड पर हार्दिक स्वागत है। हम आप लोगों के लिए अक्सर प्रेरणादायक, रोमांचक, रहस्यमयी, धार्मिक आदि नई नई कहानियां लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। कमला और चीकू की हिम्मत की दास्तान। दूर पहाड़ियों में एक छोटा सा गाँव था जहाँ दो अनाथ भाई बहन रहते थे। लड़के की उम्र महज 8 साल थी और उसकी बहन की उम्र करीब 13 साल। एक साल पहले जब उनके माता पिता खेत में काम कर रहे थे, तब आसमानी बिजली गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। मानो दोनों बच्चों पर तो मुसीबत का पहाड़ ही टूट पड़ा। उनके कोई सगे संबंधी भी नहीं थे जो उनका पालन पोषण कर सकें। वे दोनों बच्चे, जिसमें लड़की का नाम कमला और उसके भाई का नाम चीकू था, माँ बाप के गुजरने के बाद कमला की पढ़ाई रुक गई। लेकिन वो अपने भाई की पढ़ाई बंद नहीं करवाए। वो बेचारी दूसरों के घरों में बर्तन, झाड़ू, पोछा और मेहनत मजदूरी कर अपना और अपने छोटे भाई का भरण पोषण करते हुए उसे स्कूल पढ़ने के लिए भेजती रही। चीकू का स्कूल उसके घर से कुछ दूर था। गांव पहाड़ी में था तो स्कूल के बीच का कुछ रास्ता सुनसान और जंगलों से होकर गुजरता था। चीकू पढ़ाई में बहुत होशियार था और किसी भी बात को जल्दी समझ जाता था। शायद वक्त और हालात ने उसे समय से पहले समझदार बना दिया था। स्कूल में उसके शिक्षक और सहपाठी उसकी बुद्धिमानी की बहुत तारीफ करते। शिक्षक के किसी भी प्रश्न का जवाब वो बहुत सोच समझ कर देता था। जब भी उसे किसी बात पर शंका होती तो वो तुरंत अपने शिक्षकों से पूछ लेता। एक दिन कमला अपने छोटे भाई को नाश्ता वगैरह खिलाकर स्कूल के लिए तैयार कर भेज देती है और अपने मेहनत मजदूरी के लिए चली जाती है। दोपहर में काम से वापस आकर कमला घर में खाना बनाकर अपने छोटे भाई का इंतजार कर रही थी कि जब वो स्कूल से आ जाएगा तो साथ में खाना खाएंगे। वैसे तो चीकू रोज स्कूल से घर 2:30 बजे तक आ जाता था, लेकिन आज 3 बजे बजने को है वो घर नहीं पहुंचा तो कमला को चिंता होने लगी। कुछ देर और बीतने के बाद भी जब चीकू घर नहीं पहुंचा तो कमला की चिंता और ज्यादा बढ़ गई और वह अपने भाई की खोज खबर लेने के लिए स्कूल के रास्ते चल पड़ी। जब वो स्कूल पहुंची तो पूरा स्कूल सुनसान मिला, लेकिन हाँ, स्कूल का चपरासी दीनू काका उसे बाहर की गेट में ताला लगाते हुए मिले। कमला ने दीनू काका से पूछा, काका क्या चीकू स्कूल से चला गया है? दीनू काका ने जवाब दिया, हाँ बिटिया, स्कूल के सारे बच्चे चले गए हैं। यहाँ तो कोई नहीं रुका है। वैसे बात क्या है बिटिया, क्या चीकू अभी तक घर नहीं पहुंचा? हाँ काका, वो अभी तक घर नहीं पहुंचा, तभी तो मैं उसे ढूंढने के लिए यहाँ आई हूँ, कमला ने कहा। लेकिन बिटिया, रोज की तरह 2:10 पर मैंने छुट्टी की घंटी बजाई थी और 5 मिनट के भीतर सारे बच्चे सीखते चिल्लाते हंसते खेलते स्कूल से बाहर निकल गए थे। बेटा, बड़ी अजीब बात है कि चीकू अभी तक घर कैसे नहीं पहुंचा। हो सकता है वह अपने किसी दोस्त के साथ खेलने के लिए उसके घर चला गया हो। तुम जाकर पता कर लो। अच्छा बिटिया, मैं भी चलता हूं, काफी देर हो गई है। अब कमला की चिंता और बढ़ने लगी क्योंकि चीकू बिना उससे पूछे किसी भी दोस्त के घर खेलने के लिए यूं ही नहीं जाता था। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए वो चीकू के कुछ दोस्तों के घर जाकर पूछने लगी, लेकिन किसी ने भी साथ घर आने की बात नहीं बताई। कमला बहुत ज्यादा परेशान होकर किसी सोच में पड़ गई कि आखिर मेरा भाई गया तो कहाँ गया। अब उसे किसी अनहोनी घटना की शंका होने लगी कि कहीं जंगली जानवरों ने तो मेरे भाई को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज तक इतने सालों में हमारे गांव में किसी भी जंगली जानवर ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, ना तो मैंने सुना है और ना देखा है। तो फिर मेरा भाई है कहां? कमला ने सोचा, मैं अकेली लड़की अपने भाई को कहां कहां ढूंढूंगी, क्यों ना गांव वालों की मदद ली जाए। ये सोचकर वह गांव के मुखिया के पास जाकर सारी बात बताई और रोते हुए मदद की गुहार करने लगी। मुखिया ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, हम गांव वाले तुम्हारे भाई को ढूंढने में मदद जरूर करेंगे। फिर मुखिया ने गांव में एक बैठक बुलाई जिसमें चीकू को ढूंढने की बात की गई। मुखिया और गांव के कुछ लोगों ने यह बात भी बताई कि हमारे आसपास के कुछ गांवों में भी बच्चों के अचानक गायब होने की खबर मिली है और हमारे गांव में यह घटना पहली बार हुई है। ये बहुत ही चिंता का विषय है कि बच्चे ऐसे अचानक कहां गायब हो रहे हैं। चीकू को गायब हुए पूरे 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन उसकी बहन और गांव वालों को उसकी कोई खबर नहीं मिली। कमला पागलों की तरह 2 दिनों से बिना कुछ खाए पिए और बिना सोए बिखरे बालों में अपने छोटे भाई को जंगलों में ढूंढते हुए चली जा रही थी कि उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु दिख जाते हैं। वो रोती बिलखती उसके पास जाती है और उनसे गुहार लगाते हुए कहती है, हे बाबा, आप तो ज्ञानी जान पड़ते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि मेरा भाई चीकू कहाँ है? साधु कहता है, पुत्री दुखी मत हो, तुम्हारा भाई सकुशल है और तुम्हें अवश्य मिल जाएगा, किंतु एक अड़चन है। कमला कहती है, बाबा क्या आप सच कह रहे हैं कि मेरा भाई ठीक है, और आप किस अड़चन की बात कह रहे थे? साधु कहता है, पुत्री जैसा मैं कहूं यदि तुम वैसा करोगी तो तुम्हें अपने भाई से मुलाकात जरूर होगी। कमला ने पूछा, बताइए ना बाबा, मुझे क्या करना होगा? तब साधु ने कहा, यहां से दूर वो पहाड़ी देख रही हो ना, तुम्हें अकेले उस पहाड़ के ऊपर काली मां के मंदिर में रात को 7 बार परिक्रमा लगानी है।
इससे काली माता प्रसन्न होगी और तुम्हारा भाई तुम्हें मिल जाएगा। किंतु ये बात किसी और को पता चली तो तुम्हारा भाई हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगा। कमला ने कहा, ठीक है बाबा, मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं आज रात को ही काली माँ के मंदिर की परिक्रमा कर लूंगी। जैसे जैसे दिन बीता और रात का सन्नाटा पसर गया, कमला ने अपने भाई के लिए घनी अंधेरी रात में मसाल लेकर उस पहाड़ी की ओर जाने के लिए निकल पड़ी। उसे किसी बात का डर नहीं लग रहा था। भले ही रात को जंगल में कुछ कीड़े मकोड़े और छोटे जानवरों की आहटें सुनाई दे रही थी, लेकिन वह बड़ी हिम्मत जुटाते हुए आगे बढ़ती रही। कुछ घंटा पैदल चलने के बाद वह पहाड़ पर पहुंच गई, लेकिन उसे कोई मंदिर नहीं दिखा। उसने चारों तरफ मसाल की रोशनी में देखा तो उसे एक गुफा नुमा द्वार दिखा। वो उस गुफा के पास पहुंची तो उसे एक काला साया नजर आया। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? कमला जब मशाल लेकर वहां पहुंची तो उस साधु को देखकर चौंक गई। उसने कहा, बाबा, आप यहाँ? आपने तो कहा था कि यहाँ एक काली माँ का मंदिर है, लेकिन मुझे तो यहाँ कोई मंदिर नहीं दिख रहा। साधु ने कहा, मंदिर है पुत्री, इस गुफा के भीतर आओ, चलो। ये कहकर वह उसे गुफा में ले गया। कमला गुफा के अंदर पहुंची तो उसने देखा कि वहां एक बड़ी सी काली माता की मूर्ति थी। उसके गले में खोपड़ियों की माला थी, उनकी आंखें सुर्ख लाल थी और लंबी सी लाल रंग की जीभ थी, जैसा कि हर जगह पर काली माता की मूर्ति होती है, जो बहुत ही खूंखार दिख रही थी। आसपास में पूजा हवन की सामग्रियां थी, लेकिन कुछ अजीब सी सामग्रियां भी वहां रखी थी। साधु ने कमला से कहा, पुत्री, ये धूप जलाओ और काली माता की परिक्रमा आरंभ करो। कमला ने जैसे ही धूपदान में आग लेकर थोड़ा सा धूप डाला तो तुरंत उसमें धुआं उठने लगा। वह अभी केवल 3 बार ही परिक्रमा लगा पाई थी कि तभी उसे चक्कर सा आने लगा। उसकी आंखें भारी होती चली गई और उसे लगा कि अब वो गिरने ही वाली है। देखते ही देखते कमला बेहोश हो जाती है। कमला को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक कैदखाने में बंद पाया। उसने देखा तो उसके चारों तरफ कुछ बच्चे घिरे हुए मिले। होश आने से पहले उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका छोटा भाई चीकू उसे दीदी दीदी कहकर जगा रहा हो। आंख खुलते ही इतने सारे छोटे बच्चों को देखकर कमला दंग रह गई। उन बच्चों की उम्र करीब 7 से 8 साल की रही होगी। अब उसे समझने में देर नहीं लगी कि उसका भाई भी इन्हीं बच्चों की भीड़ में शामिल होगा। अब उसकी नजरें अपने भाई को ढूंढने में दौड़ने लगी। तभी बच्चों के पीछे से हाथ में पानी का गिलास लेकर आता हुआ उसका भाई चीकू दिखा। ये देखकर मारे खुशी से उसकी आंखें भर आईं और वह उठी और, मेरा भाई चीकू, तू कैसा है? मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, कहकर उसने उसे अपने गले से लगा लिया। चीकू और कमला दोनों फूट फूट कर रोते हुए गले से लिपट गए। ये दृश्य देखकर बाकी सभी बच्चों की आंखों में भी आंसू आ गए और वे भी रोते हुए कहने लगे, दीदी, हमें बचा लो। इस बाबा ने हमें कई दिनों से कैद में बंदी बनाकर रख लिया है और हमें अपने माता पिता, भाई बहनों की बहुत याद सता रही है। कुछ देर के बाद कमला ने अपने आंसू रोककर सभी बच्चों को बड़े प्यार से हौसला देते हुए कहा, देखो बच्चों, तुम लोग रो मत। तुम सब भी मेरे भाई बहन की जैसे हो। मैं तुम सबको यहां से बाहर निकालने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। फिर उसने अपने भाई से पूछा, चीकू, मेरे भाई, तुम कैसे इस ढोंगी बाबा के चंगुल में फंस गए? चीकू ने कहा, दीदी, मैं उस दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर की ओर आ रहा था, तभी मुझे ये साधु रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला। मैं जैसे ही वहां से गुजर रहा था, तभी उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बच्चा, मैं तुम्हारे माथे की लकीर देखकर साफ साफ बता सकता हूं कि तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं और तुम भाई बहन जीवन यापन कर रहे हो। मैं ये सुनकर दंग रह गया कि यह सब बातें इन्हें कैसे पता। मैंने कहा, लेकिन बाबा, आप ये सब कैसे जानते हैं? तब उस साधु ने कहा, बच्चा, मैं सब कुछ जानता हूं, क्या क्या हुआ और क्या क्या होने वाला है। तुम बहुत ही बुद्धिमान और समझदार बच्चे हो। तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है बच्चे, लेकिन तुम्हारे इस मार्ग में एक बड़ी समस्या है। तब मैंने बड़े उत्साह से कहा, बताइए ना बाबा, कैसी समस्या है और उसे कैसे दूर कर सकते हैं? बाबा ने कहा, बच्चा, मैं तुम्हें ये प्रसाद जो काली माँ के चरणों में चढ़ाया हुआ है, दे रहा हूं। इसे खाने के बाद तुम्हारे जीवन की सारी समस्या पलक झपकते ही हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और मैं उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर वो प्रसाद को खा लिया। प्रसाद खाते ही मुझे कुछ नशा सा होने लगा और मैं बेहोश हो गया और जब होश में आया तो मैं अपने आप को इस कैद खाने में पाया। यहां देखा तो मेरे जैसे 19 बच्चे भी यहां कैद हैं। कमला ने फिर पूछा, आखिर यह ढोंगी बाबा इतने सारे बच्चों को कैदी बनाकर करना क्या चाहता है? चीकू ने कहा, दीदी, ये बाबा रोज सुबह हम लोगों को थोड़ा थोड़ा खाना और पानी देकर कहीं चला जाता है और रात में आता है। फिर आकर घंटों पूजा हवन करता रहता है। फिर हमारे पास आकर मुस्कुराते हुए कहता है, अब मेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी। मैं कुछ ही दिनों में अमर हो जाऊंगा और फिर यह सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। और हंसता हुआ यहां से चला जाता है। कमला कुछ सोचने के बाद कहती है, अब मुझे सारी बातें समझ में आ गई हैं। अच्छा ये बताओ, तुम सब कुल कितने बच्चे यहां पर कैद में हो?
तो चीकू ने फटाक से जवाब दिया, दीदी हम कुल 20 लोग थे और तुम्हें लेकर 21 हो गए हैं। कमला ने कहा, हाँ भाई, ये बाबा जरूर अपने अमर होने के सपने को लेकर हमारी बलि माँ काली के चरणों में देने वाला है। तभी एक बच्चा डरते हुए पूछता है, दीदी ये बलि क्या होती है और ये काली माता कौन है? कमला उसे दिलासा देते हुए कहती है, कुछ नहीं भाई, बलि मतलब एक तरह की देवी माँ की पूजा होती है। तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं हूं ना। फिर कमला सबको पास बुलाकर सबके कानों में कुछ फुसफुसाते हुए कहती है और सभी बच्चे हाँ में सिर हिलाते हैं। दिन ढलने के बाद जब रात हो जाती है और करीब 11 बजे रात वो साधु आता है और कैदखाने का दरवाजा खोलकर सबको बाहर आने का आदेश देता है। फिर सभी को गुफा के अंदर बने एक कुंड में नहाने को कहता है। सबके नहा लेने के बाद सभी को अच्छे अच्छे भोजन करने को देता है। कमला और चीकू इन सारी गतिविधियों को बड़ी चतुराई से समझ रहे होते हैं, लेकिन बाकी सभी बच्चे डरे सहमे हुए सारे काम साधु के बताए अनुसार कर रहे होते हैं। साधु सभी बच्चों को भोजन खिलाने के बाद एक बच्चों को टीका चंदन लगाता है। फिर उसके बाद वह साधु सबसे पहले बच्चे चीकू को बुलाता है और कहता है, बच्चा तुम अपनी आंखें बंद करो और माँ काली को दंडवत प्रणाम करो। चीकू समझते हुए भी खड़े खड़े आंखें बंद कर प्रणाम करता है। तब साधु कहता है कि वैसे नहीं, दंडवत होकर प्रणाम करो। तब चीकू घुटने टेक कर प्रणाम करता है। तब साधु झल्ला कर कहता है, अरे मूर्ख, दंडवत प्रणाम करो, तभी माँ काली प्रसन्न होगी और तुम सबकी मनोकामना पूरी होगी। चीकू बड़ी चालाकी से नादान बनकर निवेदन करता है, हे बाबा, आप मुझे एक बार माँ काली को दंडवत प्रणाम करने का तरीका समझा दे कि कैसे करना है। उसके बाद मैं समझकर सही ढंग से प्रणाम करूंगा। तब साधु बाबा जमीन पर पूरा लेटकर आंखें बंद कर काली माता को दंडवत प्रणाम करते हुए समझाने लगता है। तभी कमला पास में रखे बलि देने वाले हथियार को उठाती है और पूरी ताकत से उस साधु बाबा के गर्दन पर प्रहार करती है और उसके बाद साधु का गर्दन धड़ से अलग हो जाता है और खून का ऐसा फव्वारा साधु के शरीर से निकलता है जिसमें कमला पूरी तरह नहा लेती है। इस रूप में कमला साक्षात काली मां जैसी लग रही थी और सभी बच्चे कमला के चरणों से लिपटकर प्रणाम करते हैं। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।